नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में रक्षित आहान को कॉल करता है। वो बताता है कि चंदन के बेस को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। इसके अलावा जो भी इस मामले के जिम्मेदार थे उन्हें 10 साल के लिए मार्शल प्रिजन में सजा सुनाई गई है। 2 दिन पहले गोल्ड आर्मोर सेक्ट के लीडर ने बताया था कि इस सब के पीछे चंदन का हाथ है। आहान ने शॉक में पूछा, उसे नहीं पता था कि वार एलायंस इस मामले को इतने अच्छे से हैंडल करेगा। चंदन एक मार्शल आर्ट एक्सपर्ट था, इसलिए आहान को लगा कि शायद उन्हें कोई फैसला लेने में वक्त लगेगा। रक्षित कहता है, यह सब इतना सिंपल नहीं है आहान, जितना नजर आ रहा है। चंदन सिर्फ एक मार्शल आर्टिस्ट नहीं बल्कि गोल्ड आर्मोर सेक्ट के लीडर का भाई भी है। पर चंदन यह ब्लेम नहीं लेता तो गोल्ड आर्मोर सेक्ट बर्बाद हो जाता। आहान इस वक्त यह सब तो हो गया, पर चंदन ने अभी तक यह नहीं बताया कि उसे किसने भेजा था। वो बस एक ही बात कह रहा है कि उसमें और तुम में बहुत फर्क है। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में आगे और कुछ क्या नया होता है। आहान रक्षित से कहता है, मैं उसे कभी मिला नहीं, न ही उसके बारे में सुना है, फिर भी वो ऐसा बोल रहा है, बहुत अजीब बात है। रक्षित कहता है, वार एलायंस श्योर था कि इन सब के पीछे मास्टरमाइंड चंदन नहीं था, कोई और था जो उसे ऑर्डर दे रहा था। वो गोल्ड आर्मोर सेक्ट का एक बहुत अहम हिस्सा था। वार एलायंस सिर्फ एक एक्सटर्नल फोर्स था और चंदन के पीछे किसी बहुत अमीर इंसान का हाथ था। आहान को थोड़ा अंदाजा था कि वो कौन हो सकता है, पर फिर भी आहान कुछ नहीं कर सकता था। उनके पावर्स आहान से भी ज्यादा खतरनाक थे। आहान का मामला अब बिगड़ता ही जा रहा था। गोल्ड आर्मोर सेक्ट अब तुमसे नफरत करता है, तुम संभल कर रखना। मुझे डर है कि वो तुमसे बदला लेने जरूर आएंगे, रक्षित ने कहा। उसे आहान की बहुत फिक्र थी। रक्षित, आप चिंता मत करो, मैं ध्यान रखूंगा, आहान ने कहा। इस वक्त आहान और गोल्ड आर्मोर सेक्ट दोनों की कोई बड़ा कदम नहीं उठा सकते थे। वार एलायंस और मार्शल आर्ट एलायंस की नजर गोल्ड आर्मोर सेक्ट पर थी, इसलिए अगर वो कुछ भी करते तो पकड़े जाते। वहीं अगर गोल्ड आर्मोर सेक्ट को कुछ पता होता तो सबसे पहले नाम आहान का ही आता। यह सिचुएशन पहले से ही बहुत बिगड़ी हुई थी। न वार एलायंस में शांति थी और न ही गोल्ड आर्मोर सेक्ट में। सिचुएशन और भी ज्यादा तब बिगड़ी जब गोल्ड आर्मोर का हेड और चंदन का भाई रणधीर आया। उसकी बहुत सारी कंप्लेंट्स थी। चंदन गोल्ड आर्मोर सेक्ट का इम्पोर्टेंट पार्ट था और अब उसने ही उसका मर्डर करने का ओछा काम किया था, जबकि सब जानते थे कि मार्शल आर्ट एलायंस और ब्लैक निंजा कभी आपस में नहीं लड़ सकते। यह उनके रूल के खिलाफ था और चंदन ने यह रूल तोड़ा था। अब सब लोग रणधीर से इसका जवाब चाहते थे। जब रणधीर गोल्ड आर्मोर सेक्ट के ट्रेनिंग हॉल में पहुंचा तब सब लोग उसका इंतजार कर रहे थे। वो जानता था कि लोग उससे क्या पूछना चाहते हैं, इसलिए उसने उसकी तरफ नहीं देखा और सीधा प्राइवेट हॉल में चला गया। इस वजह से बहुत सारे लोगों को बहुत बुरा लगा। उन्हें लगा था कि रणधीर उनके सवालों का जवाब देगा, पर उसने ऐसा नहीं किया और मुंह छिपाकर चला गया। इस वक्त रणधीर के पास यह सोचने का वक्त नहीं था कि कौन उसके बारे में क्या सोच रहा है। उसने सबको संभालने से ज्यादा दूसरे जरूरी काम करने थे। प्राइवेट हॉल में आने के बाद रणधीर
एक दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा हो गया और कुछ बोलने लगा। तभी उस दीवार से एक सीक्रेट दरवाजा खुला। रणधीर उसमें घुसा और फिर तेज स्पीड से एक टनल को पार किया। उसने इस बात का ध्यान रखा कि उसके आगे कोई आ रहा था और न कोई उसके पीछे था। इसके बाद वो एक गुफा के पास पहुंचा और उसके सामने खड़ा हो गया। बहुत सोचने के बाद वो अंदर गया और ध्यान में बैठ गया। जब वो ध्यान में था तब वहाँ एक काला साया आया। क्या सिचुएशन है? उस काले साये ने पूछा। इस सवाल के साथ रणधीर ने अपनी आंखें खोली और कहा, कुछ तो बड़ी गड़बड़ है। एक स्टेज 2 मार्शल आर्टिस्ट को मारने के प्लान में भला क्या गड़बड़ हो सकती है? काले साये ने मुंह बनाते हुए पूछा। वो स्टेज 2 पर नहीं है, रणधीर ने धीरे से कहा। अब तक उन्हें लग रहा था कि आहान एक स्टेज 2 का मार्शल आर्टिस्ट है। स्टेज 2 पर नहीं है तो फिर क्या वो मार्शल आर्ट एक्सपर्ट है? काले साये ने हड़बड़ी में पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। हाँ, रणधीर ने कहा। उस दिन एक्सीडेंट के वक्त जो कुछ हुआ था वो सब रणधीर को पता था, इसलिए आहान का मार्शल आर्ट एक्सपर्ट होना ही सबसे ज्यादा सेंस बनता था। काले साये ने रणधीर को निराश नजरों से देखा। अटैक करने से पहले तुमने उसका बैकग्राउंड चेक नहीं करवाया? ऐसी गलती तुम कैसे कर सकते हो रणधीर? काले साये ने तेज आवाज में कहा। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? रणधीर के आवाज में थोड़ा गुस्सा था। मैंने बैकग्राउंड चेक करने 3 लोगों को भेजा था, पर वो सिर्फ ऊपरी जानकारी ला पाए। कोई भी बड़ी और गहरी जानकारी नहीं मिली थी उन्हें। रणधीर ने कहा, मैं पहले यहाँ पर्सनल जाना चाहता था, पर किसे पता था कि कपूर फैमिली की बेटी उसे पहले ही मिलकर सब बता देगी। मुझे डर था कि कहीं मेरी इंफॉर्मेशन लीक न हो जाए, इसलिए मैंने चंदन को भेजकर उसे मारने के बारे में सोचा, पर मुझे नहीं पता था यह सब हो जाएगा। रणधीर ने गिल्टी फील करते हुए कहा। उसने सोचा कि अगर उसने अच्छे से आहान के बारे में पता किया होता तो आज ऐसा नहीं होता। रणधीर को एहसास हो गया था कि उससे गलती हो गई थी। इस वक्त रणधीर के चेहरे पर अफसोस किसी और बात की भी थी। तुम्हारे दिमाग में और क्या चल रहा है? काले साये ने पूछा। वो लड़का राजादा फैमिली से है, रणधीर ने कहा। राजादा फैमिली? सच में वो राजादा फैमिली का है? काले साये ने गहरी सांस लेते हुए कहा। हाँ, रणधीर ने कहा। राजादा फैमिली बहुत बड़ी थी। एक वक्त पर उस परिवार में 2 मार्शल आर्ट मास्टर थे। बेवकूफ, तुमने राजादा फैमिली को प्रवोक किया? तुम क्या सोच रहे थे? क्या तुम्हें पता नहीं कि राजादा फैमिली हमारे लिए क्या मायने रखती है? काले साये ने गुस्से में कहा। जब काले साये को पता चला कि रणधीर ने एक मार्शल आर्टिस्ट पर अटैक किया है तब उसे बहुत गुस्सा आया था, पर अब जब उसे पता चला कि वो राजादा फैमिली से है तब उसने अपना सारा आपा खो दिया। आप इतना गुस्सा मत कीजिए, पहले मेरी बात सुनिए, रणधीर ने हड़बड़ाते हुए कहा। वो काले साये को शांत करना चाहता था। वो राजादा फैमिली से जरूर है, पर उसका अपने परिवार से रिश्ता अच्छा नहीं है। रणधीर ने काले साये से कहा। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? काले साये ने सरप्राइज होते हुए पूछा। वो राजादा फैमिली का नाजायज बेटा है। परिवार में उसे कोई पसंद नहीं करता है और इस वक्त तो बहुत लोग उसके जान के पीछे पड़े हैं। वो चाहते हैं कि वो मर जाए, रणधीर ने कहा। अगर आहान की राजादा फैमिली में इज्जत होती तो इस अटैक के बाद सब गोल्ड आर्मोर सेक्ट के पीछे पड़ जाते और एक एक करके उन्हें मार देते, पर आहान के केस में ऐसा नहीं था। वो तो खुद चाहते थे कि आहान मर जाए। एक तो वो नाजायज बेटा था और उसके अलावा उसने अपने परिवार वालों को बहुत बार
अफेंड किया था, इसलिए सब चाहते थे कि वो मर जाए। आखिर एक नाजायज बेटा उत्तराधिकारी कैसे बन सकता है? वार एलायंस ने गोल्ड आर्मोर सेक्ट को कम सजा इसलिए दी थी क्योंकि कुछ लोग थे जो उन पर प्रेशर बना रहे थे। रणधीर की सारी बात सुनकर और समझकर काले साये ने चैन की सांस ली। उसे उम्मीद नहीं थी यह बात इतनी बढ़ जाएगी। वो बस कपूर परिवार की बेटी को मारना चाहते थे, पर अब राजादा फैमिली भी आ गई थी। राजादा फैमिली ने अभी तक कोई मूव नहीं किया था और मुझे लगता भी नहीं है कि वो इस मामले में दखल देंगे। वो तो हमें सपोर्ट कर रहे हैं और चाहते हैं कि हम कोई कदम उठाए। रणधीर ने कहा, हाँ, यह सब इतना आसान नहीं है। जिस आहान की तुम बात कर रहे हो, जिसे राजादा फैमिली के लोग भी मारना चाहते हैं, वो अब तक जिंदा है। इसका मतलब साफ है, राजादा फैमिली से कोई आहान को सपोर्ट कर रहा है और वो भी अपने परिवार में बहुत पावरफुल है। अगर देखा जाए तो हालात ऐसे हैं कि कोई आहान का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है। यह सब इतना सिंपल नहीं है। काले साये ने एक और एक कड़ी जोड़ा और कहा, यह तो इसी बात से पता चलता है क्योंकि राजादा फैमिली आहान को मारने में हमारी मदद चाहती है। वो हमारे कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाहते हैं। रणधीर ने कहा, हाँ, बहुत स्मार्ट हैं वो लोग। काले साये ने कहा। फिर उसने कुछ सोचा और रणधीर से बहुत गहरी आवाज में कहा, अगली बार आहान को प्रवोक मत करना। उसकी स्ट्रेंथ का अंदाजा तो अब तुम्हें हो ही गया है। ऊपर से राजादा के बारे में भी बहुत सीक्रेट्स हैं। यह सब हमारे लिए सही नहीं है। हाँ, मैं ध्यान रखूंगा। रणधीर ने कहा। वार एलायंस ने क्या फैसला लिया है? काले साये ने पूछा। वार एलायंस, उन्होंने हमारे कल्टीवेशन बेस को डिस्ट्रॉय कर दिया है और चंदन को एक्सपेल कर दिया है। रणधीर ने कहा, इस फैसले से गोल्ड आर्मोर सेक्ट पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला था। ठीक है, अब आगे से ध्यान रखना। काले साये ने कहा। हाँ, रणधीर ने कहा। उस आदमी के बारे में कुछ पता चला? काले साये ने कैजुअली पूछा। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, रणधीर ने कहा। वो कहाँ है, कुछ पता चला? काले साये ने पूछा। शिमला, रणधीर ने कहा। 19 साल पहले जब वो शिमला गया था तब वो वहाँ पर 1 महीने से ज्यादा रुका था। फिर 10 साल बाद जब वो वहाँ गया तब 5 दिन के लिए रुका था। इसके बाद वो मिस्टीरियस आदमी अचानक से गायब हो गया। आज तक किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है, रणधीर ने कहा। इस इंफॉर्मेशन पर भरोसा किया जा सकता है? काले साये ने पूछा। हाँ, यह इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही है। इस इंफॉर्मेशन का सोर्स मार्शल आर्ट एलायंस के इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट का आदमी है, रणधीर ने कहा। इसकी अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करो। हमारा प्लान कामयाब होगा या नहीं, यह इस इन्वेस्टिगेशन पर डिपेंड करता है, काले साये ने कहा। आखिर 5 साल इंतजार करने के बाद उसे यह इंफॉर्मेशन मिली थी। ठीक है, मैं अभी किसी को भेजता हूँ, रणधीर ने कहा। नहीं, तुम खुद जाओ। मैं इस काम में कोई लापरवाही नहीं चाहता, काले साये ने कहा। ठीक है, मैं पर्सनली जाऊंगा और इन्वेस्टिगेशन करूंगा, रणधीर ने कहा। वो जाना तो नहीं चाहता था, पर उसके पास काले साये की बात टालने की हिम्मत नहीं थी। इधर ऑफिस से निकलने के बाद आहान अपने होटल आ गया। वो जैसे ही लॉबी में घुसा, उसने अतुल और देवांश को देखा। मार्शल आर्ट एक्सपर्ट बनने के बाद अतुल थोड़ा यंग दिखने लगा था। आ गए तुम ऑफिस से? आज कोई नया पंगा तो नहीं किया? अतुल ने हंसते हुए कहा। आहान को देखकर अतुल के चेहरे पर हमेशा खुशी आ जाती थी। आहान ने हंसते हुए कहा, नहीं, वैसे तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? आहान ने पूछा। हम दोनों घर देखने जा रहे हैं,
इतने दिनों से होटल में हैं, अब मेरा मन नहीं लग रहा है, अतुल ने कहा। अतुल जब से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ था वो सब वहां रह रहे थे। पैराडाइज होम एक 5 स्टार होटल था और वहां पर सारी फैसिलिटीज थी, पर अतुल को अब वहां पर नहीं रहना था। ठीक है, मैं भी चलता हूँ, मुझे भी घर देखना है, आहान ने कहा। मनाली भी एक तरह से आहान के लिए बेस था। वहां पर बहुत सारे सीक्रेट्स थे जिनके बारे में आहान होटल में रहते हुए पता नहीं कर सकता था। चलो, अतुल ने कहा। जब दोनों वहां से जाने लगे तभी आहान का फोन बजा। आहान स्क्रीन पर नाम देखकर थोड़ा हैरान हो गया। हेलो आहान, सामने से जानी पहचानी आवाज आई। वंशिका, आहान ने कहा। वो हैरान था कि वंशिका उसे इस वक्त कॉल क्यों कर रही है। यस, क्या तुम फ्री हो? मुझे तुम्हें कुछ देना है, वंशिका ने कहा। उसकी आवाज बहुत चिरपी थी। क्या? आहान ने पूछा। उसे नहीं पता था, पर बात जब वंशिका की आती थी तो वो चौकन्ना हो जाता था। वो वंशिका के बारे में पता करना चाहता था, पर किसी न किसी काम की वजह से वो अब तक इन्वेस्टिगेशन कर नहीं पाया था। पर आज वंशिका खुद उससे मिलना चाहती थी। कुछ चाबियां देनी है, वंशिका ने कहा। कैसी चाबियां? आहान ने हैरान होते हुए पूछा। नैना आंटी तुम्हारे लिए विला 1 की चाबियां छोड़कर गई है, वंशिका ने कहा। विला 1 सुनकर आहान का कोई रिएक्शन नहीं था, पर नैना आंटी सुनकर आहान के दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई थी। तुम कहाँ हो अभी? आहान ने खुद को शांत करते हुए पूछा। इस वक्त उसके लिए बदलते इमोशन छुपाना बहुत जरूरी था। मैं इस वक्त रॉयल विला सोसाइटी में विला 1 में ही हूँ, वंशिका ने कहा। ठीक है, मेरा इंतजार करो, मैं वहीं आ रहा हूँ, आहान ने कहा और फोन रख दिया। फोन रखने के बाद आहान ने अतुल से कहा, अब हमें घर देखने की जरूरत नहीं है। मतलब? दोनों बहुत कंफ्यूज थे। मेरी मोम मेरे लिए रॉयल विला सोसाइटी में घर छोड़कर गई है, आहान ने कहा। क्या? आपकी मोम आपके लिए रॉयल विला सोसाइटी में घर छोड़कर गई है? देवांश ने आंखें बड़ी करते हुए पूछा। हाँ, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? आहान ने पूछा। यंग मास्टर, वो एरिया बहुत पॉश है, वहाँ पर घर होना बहुत बड़ी बात है, देवांश ने कहा। आहान अपनी माँ के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता था, इसलिए वो भी बहुत हैरान था। उसके हिसाब से उसकी माँ एक बहुत साधारण औरत थी, फिर उनके पास इतना महंगा घर कैसे आया? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम के साथ। बस इसी के साथ ही यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।